हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अच्छे क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वायरल मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आप सभी को जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसके लिखने वाले वर्णनात्मक प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर मैं इस कॉपी पर अच्छे तरीके से एक एक करके खंड ब के लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं जितने सारे लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, सबका उत्तर मैं सही तरीके से करा दूंगा। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अच्छे क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऐसा ही एक वायरल मॉडल पेपर मिलेगा जिसमें आपको अनुक्रमांक भरना होगा। अच्छे तरीके से आप लोग अनुक्रमांक भर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा एवं मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। देख लीजिएगा कि कहीं पर भी पेपर में कोई मिस प्रिंट या गलत कहीं छपाई तो नहीं हुआ है या पेज कम तो नहीं है। इतना सारे करने के बाद आप लोग पूरे अच्छे तरीके से पेपर हल करिएगा। देखिए, हम सबसे पहले पेपर को हल करेंगे तो हमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। कितने का? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। इसमें से हमें सामान्य निर्देश को पढ़ना होगा। ठीक है, पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कोई दिक्कत नहीं, हम 15 मिनट में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने प्रश्न हैं सबको हमें करना है। और तीसरा निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर देना है। यानी खंड ब में अति लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर निर्देशन हेतु प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। यानी कि निर्देश बता दिया गया है कैसे करना है। चलिए, अब बिना देर किए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और अच्छा से हल करते हैं। चलिए, हमारा खंड अ है। खंड अ क्या है कि निर्देश संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका हमें उत्तर जो है OMR पर देना है। आप लोग अच्छे तरीके से OMR पर गोला लगा करके आइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? भोजन, शिक्षा, फैशन या आवास। तो देखिए, बजट का अनिवार्य भाग इसमें से क्या नहीं है? तो फैशन नहीं है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा है बजट सफल होता है। बजट सफल कब होता है? व्यय कम करके, आय व्यय को सही संतुलन से, आय बढ़ा करके या बचत करके। तो देखिए, बजट जो है कब सफल माना जाता है? जब आपका आय और व्यय का सही संतुलन हो तब बजट सफल माना जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, ए एवं बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? तो क्रॉस चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है, यानी कि आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या है? देखिए अच्छे तरीके से। प्रश्न संख्या 4 है कि 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 रुपये है। 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। 1 कुंटल माने 100 केजी का हमको 2000 का है, यानी कि 1 केजी का निकालेंगे तो आंसर आएगा 20 रुपये। कितना? 20 रुपया 1 केजी का आ जाएगा। और हमको 15 केजी का पूछा है ना, तो 15 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? तो 300 रुपया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओम में, डेसिबल में, जूल में या एम्पियर में। तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई जो है डेसिबल है। ठीक है, क्या है? डेसिबल है। अब अगला है कि वायुमंडल में, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है, के निर्माण को ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? क्या है? ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो कि वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है, हमें प्लास्टिक के बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं, वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे गैर बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है? CFC, CH4 या DDT या O3। तो देखिए ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से CFC को जानते हैं, ये जो है ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए अब हम समझते हैं 9 नंबर को, कि घर पर सिलाई करने से बचत होती है? समय की, धन की, कपड़े की या समय, धन व कपड़े तीनों की। तो घर पर सिलाई करने से हमें समय, धन एवं कपड़े तीनों की बचत होती है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है क्योंकि निशान सरलता से छूट जाता है, निशान सुंदर बनता है, काटने में आसानी होती है, निशान अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि निशान जो है सरलता से छूट जाता है, यानी कि जो निशान लगा है वो जल्द ही छूट जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है? धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है? कमर, कंधा, वक्ष, लंबाई, सीट, पैजा, वक्ष, कमर, गला, लंबाई, गला, कमर। तो देखिए धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है? तो लंबाई है, सीट है और पैजा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है? ऊनी होता है, मोटा होता है, रेशमी होता है या सूती का होता है? तो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा किसका होता है? तो ऊनी होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है? क्षय रोग, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया। तो अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या हो जाता है? तो निर्जलीकरण हो जाता है, यानी शरीर में जल की मात्रा जो है कम होने लगती है। अब प्रश्न संख्या 14 है कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक ही जैसा, प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो सभी रोगों में आहार दिया जाता है कैसे? अलग अलग प्रकार का आहार दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं। ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्वर में पसीने के साथ क्या उत्सर्जित होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है घर से बाहर जाते समय ठंडी सेक देने के लिए, ठंड से बचाव के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तब बर्फ की टोपी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ठंडी सेक देने के लिए होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है? भाप देना, स्पंज करना,
टैल्कम पाउडर छिड़कना या कुछ न करना, तो स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय जो होता है स्पंज करना होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा या पुलटिस। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को जो लाभ पहुंचाता है वो ठंडी सेक पहुंचाता है, यानी बर्फ से हम उसको क्या करते हैं, ठंडी सेक भी देते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 है और बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना, दबाव को डालना चाहिए, टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अस्थि भंग जब होगा तो अधिक स्राव हो रहा होगा, उस समय हमें क्या करना है, तो टूर्निकेट का प्रयोग कर देना है, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे खंड ब वाले प्रश्नों को, ठीक है, जो कि क्या है, वर्णनात्मक है। क्या है, वर्णनात्मक है। इन सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर हमें ऐसे ही हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी पर देना होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग अपना अनुक्रमांक लिख लेंगे जो अंक में होगा, उसके बाद शब्दों में अनुक्रमांक लिख लीजिएगा 3 3 1 0 2 0 5 0, ऐसे करके आपका विषय गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान लिखिए, प्रश्न पत्र में केवल लिख दीजिए। और यहाँ जो कोड है 823 EH, ठीक है, इस कोड को अच्छे तरीके से भर लेना है। आपका परीक्षा का दिन जो होगा या ऐसे करके भर लीजिएगा, परीक्षा की तिथि एवं पाली भर लीजिएगा, अपने कॉलेज का नाम भर दीजिएगा, शिव नारायण इंटर कॉलेज। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर आपके कॉपी पर जरूर ही होना चाहिए। नहीं होगा तो बाबू आपकी कॉपी फर्जी मानी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन खंड ब में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। यानी कि हम 21 को करेंगे कैसे, कि धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। इसके लिए हमें पूरे कितने मार्क मिलेंगे, 2 मार्क। कितने, 2 मार्क। चलिए अच्छे तरीके से इसका करते हैं वर्णनात्मक वाला का। खंड ब ऐसे लगाइएगा, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख देना है और बताना है धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि धन संचय करने वाली 2 मुख्य सरकारी संस्थाएं हैं। कौन कौन से हैं भाई, तो बैंक है और डाकघर है। ये हो जाएगा तो आपका 2 नंबर बिल्कुल यहाँ से गेन कर जाएंगे आप लोग। अब चलिए 21 नंबर है, अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है या अशुद्ध जल किसे कहते हैं, आपको बताना है। अशुद्ध जल प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 22 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अशुद्ध जल, कहेंगे कि जल एक उत्तम विलायक है। अपने इसी गुण के कारण जल शीघ्र ही विभिन्न लवणों एवं औषधियों को अपने में घोल लेता है तथा अशुद्ध हो जाता है। आगे लिखना है, आगे क्या लिख देंगे कि अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला तथा खारा अथवा किसी अन्य स्वाद वाला होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य पदार्थ मिले होने के कारण चमक नहीं होता है। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। यहाँ तक इतना लिख देंगे, आपको बिल्कुल यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या हमको 23 पढ़ना है कि कपड़ा काटने से पहले नाप लेना आवश्यक क्यों है या क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग लिखेंगे 23, उसके बाद इसका आंसरिंग करेंगे। कैसे लिखेंगे कि कपड़ा काटने से पहले उसे अनिवार्य रूप से नाप लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे कपड़े की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती है। यदि कपड़ा कम हो तो उसे न काटे, यदि अधिक हो या फालतू हो तो कपड़ा बचा ले। यदि आप नाप ले लेते हैं, छोटा कपड़ा है तो नहीं काटना है, यदि बड़ा कपड़ा है, फालतू है, तो आप उसमें से बचा लेंगे।
यही एक फायदा भी होता है और जरूरी भी होता है नाप लेना। अब प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 24 को कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है। आपको बताना है 24 को कि भोजन को गर्म करने से, बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 24। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन को दोबारा या बार बार गर्म करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन को दोबारा या बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इससे रासायनिक परिवर्तन होता है जिस कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके लक्षण आमतौर पर उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन होना है आदि है। ठीक है, यदि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो उल्टी होने लगेगी, दस्त हो जाएगा, पेट में ऐंठन हो जाएगा, तो इसलिए भोजन को बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गर्म करेंगे तो हानियां होगी, यही बताना था। हम लोगों ने बता दिया कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां है। अब प्रश्न संख्या 25 पढ़ते हैं कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है। यदि कोई मनुष्य सामान्य है, स्वस्थ अवस्था में है, तो उसकी नाड़ी की गति कितना होता है, इसका हमें उत्तर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर देंगे कैसे, लिखेंगे कि एक सामान्य स्वस्थ अवस्था में हृदय गति या नाड़ी गति भी बोलते हैं 70 से 80 बार प्रति मिनट के बीच होती है। ठीक है, इतना आपको याद रख के जाना है कि स्वस्थ अवस्था जब रहेगा तो हृदय गति या नाड़ी गति 70 से 80 बार मानी जाती है, प्रति मिनट के बीच होती है। अच्छा से लिख कर आइएगा। अब प्रश्न संख्या 26 है कि मोच के लक्षण लिखिए। इसके लिए भी हमें सारे 2-2 नंबर वाले हैं, अच्छे से लिखना है कि मोच के लक्षण क्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 लगाएंगे, हेडिंग लगा देंगे मोच के लक्षण। अब लिखेंगे क्या कि मोच के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, मोच से प्रभावित स्थान पर असहनीय पीड़ा होता है। दूसरा लिखेंगे कि जोड़ में सूजन आ जाती है और वह कमजोर हो जाता है। 3 नंबर में लिखेंगे कि मोच के स्थान पर त्वचा का रंग नीला अथवा काला पड़ जाता है। इतना ही भी लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे वाला हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश क्या कहे कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है कि बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। यानी कि बजट हम बनाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इसके लिए हमें 4 नंबर मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 27, उसके बाद आंसर करेंगे कैसे कि बजट बनाते समय हमें निम्न विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से आवश्यकताएं हैं, तो कुल आय का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास कुल आमदनी क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए, बचत में प्रावधान होना चाहिए। बजट में यदि हम बजट बनाते हैं तो बचत का भी कोई प्रावधान उसमें होना चाहिए। बचत जो है बजट वो लचीला बजट होना चाहिए और बजट में आकस्मिक खर्चों का प्रावधान होना चाहिए। बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण होना चाहिए। मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में होना चाहिए। यानी हम जो मासिक बजट बना रहे हैं महीने भर के लिए, उसका इस प्रकार से निर्माण करें कि वह वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो, यानी वर्ष भर के लिए भी बनाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत न हो। इन सारे बातों को ध्यान में रखकर ही बजट को बनाना है। अब हमारा प्रश्न है कि ज्वर से क्या तात्पर्य है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार बनाएंगी। यानी बताना है कि ज्वर क्या है। हम लोग आम चाल भाषा में इसे बुखार के भी नाम से जानते हैं, लेकिन बताना है कि ज्वर क्या है और ज्वर के लिए कैसे हमें चार्ट बना करके आना है, ताकि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे दे। अब लिखेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 28 और हो जाएगा ज्वर। जब शरीर का ताप सामान्य ताप से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर या बुखार फीवर कहते हैं। यह रोग नहीं बल्कि एक लक्षण या सिम्टम है जो बताता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली प्रणाली ने
शरीर का वांछित ताप 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अब ताप का चार्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिख देंगे रोगी का नाम, उसकी उम्र क्या है और किस रोग के लिए बनाते हैं, हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। फिर लिखेंगे दिनांक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे तापमान, 6 बजे का तापमान कितना है, 8 बजे का तापमान कितना है, 10 बजे का तापमान कितना है और 12 बजे का तापमान कितना है। उसके बाद डेट आप कम से कम 3 दिन का निरीक्षण करेंगे। जैसे हमने निरीक्षण किया है 20 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024, 22 फरवरी और 2024। ऐसे ही एक अच्छा से चार्ट बना के आइएगा ताकि आपका नंबर बिल्कुल न कटे। अब हमारा प्रश्न संख्या कौन सा है? तो 29 नंबर है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसे हमें कैसे हल करना है, अच्छे तरीके से समझिए। तो देखिए हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 29 लिखेंगे। मूलधन कितना दिया था? तो 600 रुपया। और कितने दर है? तो 6% है। समय हमको कितना खर्च करना है? 5 साल का समय मिला है। उसके बाद साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला याद करके जाइएगा, ये बार बार पूछता है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब यहाँ से लिखेंगे 600 गुणे दर के जगह पर 6 और समय के जगह पर 5 वर्ष और बाटा में 100 लगा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा। 36 में 5 से गुणा करके 180 आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हमारा क्या है? 30 नंबर है। 30 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 का उत्तर कैसे देंगे? हेपेटाइटिस रोग के कारण क्या है भाई? तो लिखना है कि हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन सा? जिन्हें हम क्रमशः A, B, C, D और E के रूप में जाना जाता है। इनमें से A तथा E वर्ग के रोग प्रदूषित खाद्य तथा पेय पदार्थों के सेवन से होते हैं। हेपेटाइटिस होने का क्या कारण है? तो भाई जब प्रदूषित पदार्थ को पिएंगे या सेवन करेंगे तो हेपेटाइटिस होगा। इनसे भिन्न बी तथा सी वर्ग के रोगों का संक्रमण रक्त के माध्यम से होता है, यानी ब्लड के माध्यम से होता है। और हेपेटाइटिस से बचने के उपाय क्या कहे हैं? अच्छे तरीके से लिखेंगे कि बचाव क्या है। तो पहला है कि हेपेटाइटिस ए तथा बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, अतः हमें निर्धारित रूप से टीके लगवाने चाहिए। यानी हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीका क्या है जी? तो उपलब्ध है, टीका हमें लगा लेना है। दूसरा लिखेंगे कि पानी की स्वच्छता ध्यान रखें, पानी की स्वच्छता पर ध्यान रखना है और पानी को उबालकर पीना है। आरओ वाला पानी मिल जाए तो उस स्थिति में शुद्ध जल पीजिए, आरओ वाला वाटर पीजिए। ठीक है, अब कहने का मतलब 3 नंबर क्या है कि सभी खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखना है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं एवं पेय पदार्थ हैं उन पर विशेष स्वच्छता का ध्यान देना जरूरी है। अब प्रश्न संख्या 31 हमारा क्या है? तो 31 हमारा देखिए, पढ़िए क्या है? कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यदि हम कपड़ा सिल रहे हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, इसका हमें आंसर कैसे देना है? अब देखिए लिखेंगे क्या? प्रश्नोत्तर संख्या 31 लिखेंगे कि कपड़े सिलने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सा? पहला है सिलने से पूर्व कपड़े को 3-4 घंटे पानी में भिगो करके निचोड़ लेना है। दूसरा क्या करना है? प्रेस करके वस्त्र सिलना चाहिए। यदि प्रेस नहीं करते हैं तो सिकुड़ जाता है, सिलाई आगे पीछे हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कपड़ा का साइज ही बिगड़ जाएगा। तो प्रेस करके ही सिलना है। तीसरा क्या है? वस्त्रों की डिजाइन, लंबाई तथा ढीलापन फैशन के अनुरूप रखना चाहिए। चौथा ध्यान देने वाली कौन सी बात है? वस्त्र की ठीक नाप लेकर कटिंग की जाए ताकि उचित फिटिंग का वस्त्र तैयार हो सके। और पांचवा क्या लिखेंगे कि कपड़े का आड़े खड़े रुख का ध्यान रख करके कटिंग करें, यानी कपड़े को अच्छे तरीके से रख करके ही कटाई करें, पुनः उसके बाद सिलाई करें। अब हमारा सेक्शन आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है? तो निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 एवं 33 के विकल्प दिए गए हैं।
प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। 32 नंबर क्या है? पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी? किसी एक का ही लिखना है। हम लोग किसका लिखेंगे भाई? तो अब हम लोग लिखेंगे 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का दूसरा वाला लिखेंगे, किसका? अपशिष्ट प्रबंधन का। ये वाला क्वेश्चन था ना कि अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप कैसी करेंगी? इसको अच्छे तरीके से लिख करके आइएगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपशिष्ट प्रबंधन। उसके बाद लिखेंगे कि हर प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों अर्थात कूड़े कचरे को फैले रहने से रोकने तथा उसे हानि रहित ढंग से नष्ट करने या ठिकाने लगाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कचरे का निस्तारण के निम्नलिखित उपाय अपनाया जाता है। क्या क्या? तो पहले जला करके नष्ट करना। लिखा है क्या है कि कूड़े करकट को जलाकर नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं, अतः इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि होती है। यानी कि यह माना जाता है कि जला करके हम लोग नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन यह वायु प्रदूषण के लिए भाई खतरे की बात है। दूसरा लिखेंगे कि जल स्रोतों में बहा देना। पारंपरिक रूप से कूड़े को नष्ट या समाप्त करने के लिए जल स्रोतों में बहा दिया जाता था, परंतु यह जल प्रदूषण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जल हमारा प्रदूषित हो जाएगा यदि कूड़े कचरे जल में बहाएंगे तो। तीसरा क्या है? कूड़े से गड्ढों को पाटना। अब यह विधि भी हानिकारक मानी जाने लगी है, क्योंकि कूड़ा खुला पड़ा रहता है तथा मक्खी मच्छर एवं हानिकारक जीवाणु पनपते रहते हैं। यदि हम किसी भी गड्ढे को कूड़े कचरे से भरते हैं तो कूड़ा तो खुला ही रहेगा, उस पे मच्छियाँ मक्खर बैठेगी और बहुत ही उसको प्रदूषित करेगी, ठीक है, रोगों का जो है बढ़ावा देगी। इस प्रकार से हम 32 का उत्तर लिख देंगे। अब हम आ जाएंगे किस पे? तो अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। हमारा 33 क्या है? तो ध्यान से पढ़िए। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है? अथवा करके रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है? विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके लिए हमें कितने नंबर? पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो 33 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कैसे लिख करके आना है। प्रश्न नंबर हम लोग क्या लगा देंगे? 33। अब लिखेंगे क्या कि रोगी का भोजन तैयार करते समय ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है? ध्यान देने योग्य बातें। पहले लिखेंगे रोगी को भोजन बनाते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या? पहला है कि भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट न होने पाए। 3 नंबर में लिखेंगे कि भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए। चौथा लिखेंगे कि रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो उबली हुई सब्जी ही देनी चाहिए। अब उसके आगे लिखेंगे 5 नंबर में क्या लिख देना है? तो 5 नंबर में बाबू आपको लिखना है कि रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, पालक की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। 6 नंबर में लिखेंगे कि भोजन के साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। 7 नंबर में क्या लिख देना है कि रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा है वह उन तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए जिसकी कमी से वह रोग उत्पन्न हुआ है। इतना लिख देंगे, आपको बिल्कुल 6 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा नंबर, क्योंकि पूरे एक पेज में हम लोगों ने इसका उत्तर अच्छे तरीके से लिखा है।
अब प्रश्न संख्या 34 है कि अस्थि भंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट, अस्थि भंग एवं मोच में होने वाली प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए। हमको अच्छे तरीके से 34 का भी आंसर लिख के आना है। एक भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे तरीके से बताया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ दोस्तों का भी अच्छा नंबर आ सके। चलिए, अस्थि भंग के प्रकार लिखेंगे कि अस्थि भंग के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। बहुखंडी अस्थि भंजन, साधारण अस्थि भंजन, पचचंडी अस्थि भंजन, संयुक्त अस्थि भंजन, कांची अस्थि भंजन एवं जटिल अस्थि भंजन। 6 के 6 पूरे अच्छे तरीके से याद करके एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि अस्थि भंजन से जरूर ना जरूर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अस्थि भंग में प्राथमिक उपचार क्या है? तो अस्थि भंग की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। कौन कौन सा? उपयुक्त चिकित्सा सहायता, रक्त स्राव को रोकना, टूटी हड्डी की देखभाल करना, घायल अंग की देखभाल करना, झोल का प्रयोग करना एवं घायलों का स्थानांतरण इत्यादि करना। उसके बाद मोच में प्राथमिक उपचार कैसे हम लोग करेंगे? तो मोच आए अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा उसे अनावश्यक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। मोच के प्रभावित जोड़ों के स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे कि मोच खाए अंग पर आयोडेक्स एवं मेहंदी क्रीम लगा करके मलने पर दर्द व सूजन में लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमारा पेपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाए।